मेरे पास बड़ा एक बहुत ही शानदार सा एग्जाम्पल और है, सुनिएगा। ये मेरे पास एक कंडक्टिंग लूप है। बड़ा मेरे पास एक कंडक्टिंग लूप है, ठीक है बेटा। कोई बैटरी वैटरी नहीं लगा रखी है, कुछ नहीं लगा रखा। हमारे पास इसके पास में एक मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है ऐसे। इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां पर, साउथ पोल यहां पर, ठीक है बच्चों। इस बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बच्चों ऐसे हैं। ऐसे, ठीक है। इस बार मैग्नेट को मैंने बेटा कोई ना कोई इस तरफ वेलोसिटी देकर छोड़ दिया। इनिशियली मैंने कोई ना कोई वेलोसिटी देकर छोड़ दिया। ऐसे नहीं कि मैंने वेलोसिटी मेंटेन की है, मैंने कोई ना कोई बेटा धक्का मार के पुश मार के छोड़ दिया। अब बताओ क्या होगा, इस बात को डिस्कस करो। करते हैं बेटा, जरा आराम से इत्मीनान से ये देखो कि इस लूप में से क्या हो रहा है। इस लूप में से इस मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेट के कारण बड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है ऐसे। जैसे जैसे मैग्नेट नजदीक आएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स इस लूप में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा, इस बात को मैं एक तरीके से और एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर ये मैग्नेट नजदीक आएगी तो ये जो लाइन ऐसे बाहर से निकल रही है ये भी अंदर से निकल जाएगी। ये जो बड़ा कर्व या लाइन बाहर से निकल रही है ये भी अंदर से निकल जाएगी। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस इस कर्व से पास होंगी ऑफ कोर्स आपका मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। तो मैग्नेट के नजदीक आने के कारण फ्लक्स लगातार बढ़ रहा है। अब जैसे ही इस कंडक्टिंग लूप में से फ्लक्स बढ़ा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। कैसे इंड्यूस होगी? वो इस तरह से इंड्यूस होगी कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो घटाने की कोशिश करेगी। सर घटाएगी कैसे? बेटा घटाएगी ऐसे कि वो खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की कोशिश करेगी। इधर की तरफ नहीं, इधर की तरफ तो लगातार मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की कोशिश करेगी ऐसे। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो सकती है? तो आप कहोगे सर बड़े आराम से हो सकती है, जब इस लूप में करंट यूं जाए। लेकिन इस लूप में इस तरह से करंट भेजने के लिए क्या आपने कोई बैटरी लगा रखी है? आप बोलोगे ना सर कोई बैटरी वैटरी नहीं है, ये तो हमारा इंड्यूस्ड करंट है। ऐसे इंड्यूस्ड, आपकी तरफ से करंट नीचे, मेरी तरफ से करंट ऊपर, आपकी तरफ से नीचे, बड़ा मेरी तरफ से ऊपर, ऐसे आपका कोई ना कोई करंट आ जाएगा। आपकी तरफ से बड़ा करंट ऐसे नीचे की तरफ, बड़ा मेरी तरफ से करंट ऐसे ऊपर की तरफ, कुछ ना कुछ करंट आ जाएगा। एंड दिस करंट इज योर इंड्यूस्ड करंट। बेटा दिस करंट इज योर इंड्यूस्ड करंट। आई होप बेटा इस बात को समझ होंगे। अब और मजे की बात सुनो, जैसे ही लूप के अंदर करंट जाएगा, लूप विल हैव ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसका नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर। बेटा आता है ना करंट ऐसे, तो हाथ गोया ऐसे, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो ये खुद एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। वो अभी ऐसे बार मैग्नेट की तरह जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पर और साउथ पोल यहाँ पर। ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को मेरे प्यारे बच्चों क्या करेगा? रेपेल करेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा ऐसे। वो मैग्नेटिक फोर्स लगातार इस मैग्नेट की जो वेलोसिटी है उसको कम करेगा, कम करेगा, कम करेगा। ये वेलोसिटी कम करना हम लेंज लॉ से एक तरह से और समझ सकते हैं। कैसे? जरा सोचो कि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होने के पीछे कारण क्या है? कारण है मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के पीछे कारण क्या है? मैग्नेट का नजदीक आना। मैग्नेट के नजदीक आने के पीछे कारण कौन है? वेलोसिटी। तो ये उस वेलोसिटी को अपोज करेगा, और वेलोसिटी को अपोज करेगा तो ऑफ कोर्स ये जो आपका लूप है इस मैग्नेट पर बाहर की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स इस तरह से लगा देगा, और ये जो फोर्स होगा लगातार इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, कम करेगा, कम करेगा, कम करेगा। कहीं ना कहीं बेटा इसकी वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। और जैसे एक बार वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर इसमें से जाने वाला जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो गया। जैसे ही फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो जाएगी। जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो जाएगी, इसमें से गुजरने वाला करंट भी जीरो हो जाएगा। फिर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा। जैसे ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा, वैसे इसको रेपेल करना भी बंद कर देगा। तो ये मैग्नेट थोड़ी देर चलेगी 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 बेटा, फिर कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगी। बस इतना सही आपका काम है। चलिए बच्चों, इस बात को हम एक तरीके से और सोचते हैं। सुनिए बेटा,
फिर से आपके पास ये बड़ा कोई कंडक्टिंग लूप, ये आपके पास बड़ा कोई कंडक्टिंग लूप, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ऐसा मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल यहां पर, साउथ पोल यहां पर। इस मैग्नेट का मुझे मास दे रखा है m, बड़ा इसका मुझे मास दे रखा है m। इस मैग्नेट के कारण बड़ा ये कंडक्टिंग लूप है, इसमें किसी प्रकार का शुरुआत में कोई करंट वगैरह नहीं गुजर रहा, मैंने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया। इस नॉर्थ पोल के कारण बड़ा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल बी लाइक दिस। विल बी लाइक दिस। मैंने इस बार मैग्नेट को इस तरफ वेलोसिटी दे दी, ये बड़ा कांस्टेंट नहीं है, मैंने ये वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में दी है, सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में ये वाली वेलोसिटी देखी, मैंने इसको छोड़ दिया। अब वापस से सारे के सारी सिचुएशन को अपन एनालाइज करते हैं। चलिए बच्चों सोचते हैं, इस मैग्नेट के कारण ऑब्वियस बात है कि बेटा इस लूप में से कुछ ना कुछ फ्लक्स तो गुजर रहा है। इस लूप में से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो बेटा ऐसे लेफ्ट की तरफ गुजर रहा है। जैसे 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 ये मैग्नेट दूर जाएगी, इस मैग्नेट के कारण ऑफ कोर्स इन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर घटेगी तो ऑब्वियस बात है कि बेटा ये फ्लक्स घटेगा। जब भी किसी कंडक्टिंग लूप से फ्लक्स घटता है या बढ़ता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो कॉज को अपोज करे। कॉज कौन है? फ्लक्स का घटना। तो हम क्या कोशिश करेंगे? फ्लक्स को बढ़ाने की। सर हम कैसे फ्लक्स को बढ़ा सकते हैं? बेटा लूप में करंट बहने लग जाएगा ऐसे, और अगर लूप में करंट बहने लग गया ऐसे तो वो खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा ऐसे, वो खुद फ्लक्स क्रिएट कर देगा ऐसे, और वो फ्लक्स को वापस से बढ़ाने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली उतना का उतना फ्लक्स आए जरूर नहीं है, बट वो कोशिश करेगा। बड़ा फिर से बोलना, करंट कैसे होगा? आपकी तरफ से ऊपर मेरी तरफ से नीचे, आपकी तरफ से ऊपर मेरी तरफ से नीचे। अगर करंट यूं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। बड़ा आपकी तरफ से तो करंट आएगा ऐसे ऊपर, मेरी तरफ से आएगा ऐसे नीचे। ये बड़ा आपका करंट आएगा, ये आपका इंड्यूस्ड करंट आएगा। मेरे पास अभी तो और इंटरेस्टिंग बात है। जैसे ही बड़ा करंट ऐसे आए कि आपकी तरफ से ऊपर मेरी तरफ से नीचे, दिस लूप विल हैव ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और उसका नॉर्थ पोल यहाँ पर और साउथ पोल यहाँ पर। तो ये सारा का सारा जो लूप है वो बड़ा एक मैग्नेट की तरह भी बिहेव करने लग जाएगा, जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पर और साउथ पोल यहाँ पर। ये साउथ पोल इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगाएगा। मैग्नेटिक फोर्स अगर ऐसे लगाएगा तो ऑब्वियस बात है कि इस मैग्नेट की लगातार जो वेलोसिटी है वो कम होगी। अब ये वेलोसिटी कम होगी, इसको हम दूसरे शब्दों में भी सोच सकते थे। कैसे? हम इसको ऐसे सोच सकते थे कि आखिर इस लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होने के पीछे कारण क्या है? आप बोलोगे सर फ्लक्स का चेंज होना। अरे भाई फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्नेट दूर जा रहा है। मैग्नेट दूर क्यों जा रहा है? क्योंकि मैग्नेट के पास वेलोसिटी है। तो जो भी आपका फोर्स होगा वो इस तरह से होगा कि वो वेलोसिटी को अपोज करे। तो बड़ा फोर्स लग जाएगा पीछे की तरफ, वो लगातार वेलोसिटी को अपोज करेगा, और वेलोसिटी लगातार घटेगी 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 घटेगी। हो सकता है कि बेटा इस मैग्नेट के पास चलते 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 इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है बेटा वो जीरो हो जाए। जैसे ही फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, अब इस मैग्नेट के कारण इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, और ये तो हम चाहते थे। जैसे ही फ्लक्स कांस्टेंट हो गया वैसे ही इसमें ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो गया। जैसे ही इसमें ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो गया वैसे ही इसमें करंट जीरो हो गया। जैसे ही इसमें करंट जीरो हो गया, इसने मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर दिया। जैसे ही इसने मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर दिया, इसने इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाना बंद कर दिया। जैसे बड़ा फोर्स लगाना बंद कर दिया, इसका एक्सेलरेशन हो गया जीरो। वेलोसिटी तो जीरो है ही है, एक्सेलरेशन भी जीरो। इसका मतलब बड़ा ये रुक जाएगा, परमानेंटली रुक जाएगा। ये रुक जाएगा, ये रुक जाएगा। समझिए बेटा इस बात को। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा, और वही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके कारण हम ईएमआई को इतनी वैल्यू करते हैं, इस ईएमआई चैप्टर को इतनी वैल्यू करते हैं। ये मान के चलो कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशंस जिस पर हमारी आज की दुनिया बनी हुई है ना, उनमें अगर देखें तो ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशंस हैं। कैसे? सुनना, इस मैग्नेट के पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? तो आप बोलोगे सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी मैग्नेट के पास हाफ एम वी स्क्वायर।
मैं आपसे पूछूं कि इस मैग्नेट के पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आपका जवाब होगा 0। ये लीजिए बेटा, किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो भी मैग्नेटिक फोर्सेस वगैरह हैं वो सारे के सारे एक तरह से इंटरनल फोर्सेस हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैग्नेट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी घटी है। कितनी घटी है? ½ mv²। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट बाय मैग्नेट इज ½ mv²। ये जो मैकेनिकल एनर्जी मैग्नेट से लॉस्ट हुई है, कहाँ गई? किसी एक्सटर्नल एजेंट ने तो वर्णन किया नहीं, सर ये गई कहाँ? बड़ा मेरे पास एक आइडिया है। अब जरा सोचो तो, इस लूप में करंट बहा है और ये करंट बहाने की जिम्मेदारी आज तक किसकी हुआ करती थी? केमिकल सेल की। वो उस केमिकल सेल में केमिकल एनर्जी को कंज्यूम करता था और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता था। आज यहाँ पर केमिकल सेल तो है नहीं, तो आखिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई कहाँ से? तो आप कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से आई है, यहाँ से आई। आप बड़े इत्मीनान से इस बात को कह सकते हो कि इट इज अ वे, EMI इज ए कॉन्सेप्ट इन विच मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वो इसकी वायर की मर्जी है कि वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे यूज करना चाहे। सिर्फ मान लो रेजिस्टेंस R लगा होगा तो वो क्या करेगा कि उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट की फॉर्म में निकाल देगा। बल्ब लगा रखा होगा तो उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो लाइट की फॉर्म में निकाल देगा। यहां पर ना मान लो स्पीकर लगा होगा तो उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो साउंड एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कुल मिलाकर EMI ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर दिस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये किस तरह से यूज करती है वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि इस सर्किट में आपने क्या लगा रखा है। बल्ब लगा रखा है तो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल फर्दर कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। अगर आपने बेटा सिर्फ रजिस्टर लगा रखा है ना, तो आप क्या कहोगे? इट विल कन्वर्ट इनटू हीट। आपने बेटा मान लीजिए कोई स्पीकर लगा रखा है तो दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू बेटा क्या? साउंड एनर्जी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि दिस मैकेनिकल एनर्जी इस, मैं अगर ऐसा कह दूं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने कोई रेजिस्टेंस लगा रखा है R, तो मैं कहूंगा कि दिस मैकेनिकल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड बेटा सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस R लगा रखा है तो मैं कह सकता हूं क्या? आपको पहले से पता है कि दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट। और बेटा मेरे ख्याल से पावर आता है I² इनटू R। मुझे करंट तो नहीं पता, लेकिन बेटा मुझे छोटे से टाइम में अगर हीट निकालनी होगी तो इनटू dt। इंटीग्रेट कर दूंगा बेटा 0 से लेकर तब तक जब तक बेटा वो रुकता नहीं है ना। और अगर मैं इसको निकालूंगा तो इसकी जो वैल्यू है बेटा वापस से आपकी ½ mv² के बराबर ही आएगी। It is really very fascinating in which we are converting total mechanical energy into electrical energy। सर आपने तो हीट लिखा है बेटा, इस सर्किट ने उस इलेक्ट्रिकल को हीट में कन्वर्ट कर दिया बाद में। अदरवाइज जो हमारा EMI का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो फैराडेज लॉ है, वो तो इस बात को एंश्योर कर रहा है कि आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि हम कोई लूप लेते हैं, उसमें से फ्लक्स को चेंज करते हैं, और फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ EMF इंड्यूस आता है, उसके कारण कुछ ना कुछ करंट आता है। वही EMF वही करंट बड़ा एक तरीके से थोड़ा मॉडिफाइड होकर हमारे घरों में भी आता है। तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे भी, वो हमारे कोर्स में भी है। ऐसा ना हमारे कोर्स में नहीं है, वो सारी चीज़ हमारे कोर्स में, और ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। अदरवाइज बेटा अगर मान लो कि ये वाली चीज़ ना होती तो हम सिर्फ और सिर्फ वही केमिकल सेल्स वगैरह यूज़ करते रहते। लेकिन इस कॉन्सेप्ट ने एक बहुत ही तगड़ा काम कर दिया कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर पा रहा है, और इससे हमारे बहुत सारे काम बन जाते हैं। ठीक है, सो बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है बेटा। बाय यूजिंग concept of electromagnetic induction, we can convert mechanical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे इस बात को। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं।
बट नेक्स्ट इज, हम थोड़ा सा अब इस बात पर ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं कि फेराडेज लॉ क्या कहता है, ठीक है। हम काफ़ी देर से सिर्फ और सिर्फ लेंस लॉ ही देख रहे हैं। फेराडेज लॉ के भी हम ढंग से अब देखने का कोशिश करते हैं, अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। सुनिएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बड़ा अपनी बातें बोल रहा हूँ, आराम से इत्मीनान से सुनना बच्चा। आपके पास बड़ा ये एक लूप है, इस लूप का मुझे रेडियस गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज बी नॉट इंटू टी। अच्छा, इस लूप का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। बड़ा कंफ्यूज मत होना, कैपिटल आर जो है वो लूप का रेडियस है और इस लूप का रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, लेकिन बी नॉट टी है। सर यूनिफॉर्म भी बोल रहे हो और आप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी बोल रहे हो। मैंने मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म कहा है, कांस्टेंट नहीं कहा है। कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ लगातार बढ़ रही है, लेकिन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है, ये बात कहने का मतलब है कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, ठीक है। बेटा बहुत ही सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, फाइंड EMF induced and current induced in the loop। इस लूप के अंदर EMF induced और करंट induced की वैल्यू क्या होगी। चलो बच्चों करते हैं। सबसे पहली बात तो इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स, देखो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, सरफेस एरिया है ऐसे, तो एरिया वेक्टर या तो अंदर मान लो या बाहर मान लो। बाय कन्वेंशन हम ये इन जनरल ऐसा करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो एरिया वेक्टर भी आप अंदर की तरफ मान लो, ठीक है। तो जो आपका फ्लक्स आएगा किसी भी टाइम टी पर, बड़ा आपका जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मैग्नेटिक फील्ड सवाल के हिसाब से अगर देखें तो बी नॉट टी है। एरिया की अगर बात करें तो एरिया बेटा पाई आर स्क्वायर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ। ये आ गया आपका फ्लक्स, और फ्लक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है बी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू टी। क्या हमारा फ्लक्स कांस्टेंट है क्या? नहीं, फ्लक्स तो लगातार टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सर ईएमएफ इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या होगी? बेटा ईएमएफ इंड्यूस्ड माइनस डी फाई बाई डी टी लिखो या मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी लिखो, एक ही बात है। अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास ईएमएफ की वैल्यू आती है बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड सॉरी ईएमएफ है मेरे पास बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर और एक कांस्टेंट है। सर वो माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस तो ये रिप्रेजेंट करता है कि टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ेगा तो हम कोशिश करेंगे फ्लक्स को घटाने की, तो हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ क्रिएट करने के लिए करंट आना चाहिए ऐसे, और करंट जो इस तरफ आना चाहिए उसके लिए हम एक बैटरी मान सकते हैं। एक्चुअल में ऐसी बैटरी लगी हुई नहीं है, ये जो ईएमएफ है इसको दिखाने के लिए मैंने ऐसे बोल दिया है, ये लीजिए। तो जो माइनस साइन है वो सिर्फ और सिर्फ यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये इस तरह से करंट इंड्यूस करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ क्रिएट करें, एंड दैट्स इट। कोई मुझसे पूछेगा कि सर करंट इंड्यूस्ड कितना होगा, तो मैं कहूँगा बेटा करंट इंड्यूस्ड विल बी ऑफ कोर्स, और कोई बैटरी तो है नहीं, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड अपॉन रेजिस्टेंस बेटा दैट कम्स आउट विद बी नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर। बेटा रेजिस्टेंस इज योर स्मॉल आर। सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल सीधा सा फंडा है। चलिए बच्चों एक और सवाल प्यारे बच्चों। आपके पास बड़ा ये लूप है, इस लूप का रेडियस बड़ा कैपिटल आर है, इस लूप का जो रेजिस्टेंस है वो मेरे पास स्मॉल आर है, रेजिस्टेंस बड़ा मेरे पास स्मॉल आर है, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है मगर कांस्टेंट नहीं है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मुझे दे रखी है, बड़ा सवाल में गिवन है कि इट इज बी नॉट इंटू टी रेज टू पावर 3, बी नॉट इंटू टी रेज टू पावर 3। सवाल है बेटा फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ and current
इन लूप में जो भी आपकी ईएमएफ इंड्यूस्ड और करंट इंड्यूस्ड है वो दोनों बताओ। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है, तो जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, वो अंदर की तरफ की मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करेगा, तो वो बड़ा करंट भेजेगा ऐसे, वो करंट भेजेगा ऐसे। ये करंट किसी बैटरी की वजह से नहीं बेटा, ये करंट हमारे इस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो ईएमएफ आया है उसके कारण है। और इस तरफ करंट भेजने के लिए बेटा मैंने एक ऐसे बैटरी मान ली है जिसका ईएमएफ है ई इंड्यूस्ड। ये ई इंड्यूस्ड निकाल लेंगे बेटा कौन से फॉर्मूले से, मॉड ऑफ d∅dt से। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था वो आपको बता ही चुका। सर किसी भी टाइम पर फ्लक्स क्या होगा बेटा, किसी भी टाइम पर फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, बेटा व्हाट्स द एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ये अगर सरफेस है तो एरिया वेक्टर बाहर भी मान सकते हो अंदर भी मान सकते हो। इन जनरल बेटा हम जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी तरफ अपन मान लेते हैं, कोई डायरेक्शन फिक्स करनी होती है कर लो, इनटू 0। अगर मैंने पाई भी मान लिया होता तो सिर्फ प्लस माइनस का अंतर आता, वो बड़ा कोई अंतर है भी नहीं, आखिर में तो वैसे भी अपन मोड ही ले रहे हैं, ठीक है। सर मुझे तो ईएमएफ इंड्यूस चाहिए बेटा, ईएमएफ इंड्यूस चाहिए तो मॉड ऑफ d∅dt। इसको मैंने जैसे डिफरेंशिएट किया दिस कम्स आउट में बी नॉट, ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, t⁻³ का डिफरेंशियल आएगा 3 टाइम्स t का स्क्वायर। क्या हमारा ईएमएफ कांस्टेंट है क्या, नहीं बेटा हमारा ईएमएफ कांस्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ करंट कितना होगा बेटा, करंट होगा ऑफ कोर्स ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। करंट अगर सॉरी बेटा ईएमएफ अगर टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो करंट भी टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही आएगा। तो 3 टाइम्स बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, ये हमारे पास करंट आ गया, ये बेटा हमारे पास करंट। ठीक है बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक और सवाल बेटा, एक और सवाल। लेट्स से आपके पास ये लूप है, इस लूप का इस इंस्टेंट पर रेडियस r है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है B, वो कांस्टेंट भी है और यूनिफॉर्म भी है बेटा, कांस्टेंट भी है और यूनिफॉर्म भी है। ये जो लूप है इसका रेजिस्टेंस मुझे दिया हुआ है कि इसका रेजिस्टेंस आपके पास स्मॉल r। सर इसमें ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो सकती है बेटा, पक्का होता है फ्लक्स चेंज होगा। सर फ्लक्स कैसे चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो हमने कांस्टेंट दे दी। ये जो लूप है बेटा ये एक्सपेंड कर रहा है, ये एक्सपेंड कर रहा है और इस इंस्टेंट पर रेडियस के चेंज होने की जो रेट है वो मुझे दे रखी है k। dr/dt जो है मुझे k दे रखा है, k बेटा कोई ना कोई कांस्टेंट है। दिस इज द रेट एट विच रेडियस इज इंक्रीजिंग, कोई बात नहीं बेटा। फाइंड ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड। सोचता हूं बेटा, पहली बात तो फ्लक्स लिखता हूं। फ्लक्स में जानता हूं, फ्लक्स इज ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ 0। मुझे चाहिए ऑफ कोर्स ईएमएफ, ईएमएफ इज ऑफ कोर्स बेटा d∅dt। सर माइनस क्यों लगा रहे बेटा, माइनस बाद में लगा लेंगे, माइनस का फिजिकल सिग्निफिकेंस हम जानते हैं। अब तो मैग्नीट्यूड निकालो, b कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, पाई कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में आएगा 2r इंटू dr/dt। प्यारे बच्चों dr/dt सवाल के अंदर में दे रखा है कि k है, तो मेरे पास ईएमएफ की वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स b के पाई r, मैं थोड़ा 2 पाई b के r। ये हमारे पास बेटा कितनी आ गई ईएमएफ इंड्यूस। इस इंस्टेंट पर ईएमएफ इंड्यूस ये है। क्या ये ईएमएफ इंड्यूस कांस्टेंट है क्या, नहीं। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे बेटा आपकी ईएमएफ इंड्यूस भी लगातार बढ़ती जाएगी। इसे मैंने जानबूझ के कहा कि इस इंस्टेंट पर ईएमएफ इंड्यूस और करंट इंड्यूस बताओ। अच्छा सर करंट इंड्यूस और ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन क्या होगी, सोचो इस बात को बेटा।
एरिया लगातार बढ़ेगा तो अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स लगातार बढ़ेगा। फ्लक्स लगातार बढ़ेगा तो हम कोशिश करेंगे फ्लक्स को घटाने की। हम फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेंगे तो हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चाहेंगे बाहर की तरफ, उसके लिए करंट आना चाहिए ऐसे, और करंट इस तरह से आने के लिए बैटरी लगा दो U। ये एक्चुअल में बैटरी नहीं है बेटा, ये बैटरी वही है जिसका ईएमएफ मैंने साइड में लिखा हुआ है, दैट इज 2 पाई BKR। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को? आगे चलें। ठीक है बच्चों, हल्की फुल्की बेटा आप इस बात को तो समझ ही गए होंगे। आगे चलें, इक्का दुक्का बेटा बन सवाल और करते हैं। चलिए एक सवाल और करते हैं, और इसमें हम इस बात को भी देखते हैं कि किसी किसी सवाल के अंदर अपन से ना एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पूछ लेते हैं, तो वो आखिर एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या है उसको भी देखते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है, सुनना बेटा। ये मेरे पास एक लूप है, इस लूप ले रहे हैं बेटा बहुत देर से, चलो लूप नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं। बट हमारे पास एक इस बार लेट से स्क्वायर लूप है ऐसे, ये लेंथ L, ये लेंथ L बेटा, लेंथ L, लेंथ L। अंदर की तरफ कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे रीजन के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे दे रखी है B इज इक्वल्स टू B नॉट ई रेज टू पावर माइनस T अपॉन टाउ। ये सवाल बेटा जानबूझ के मैं, हालांकि मुझे लगता है कि तुम कॉन्सेप्ट समझ गए हो, लेकिन किसी किसी सवाल के अंदर बेटा शीट के अंदर एवरेज ईएमएफ इंड्यूस भी पूछ रखी है, तो उसके सवाल भी आपसे बच जाए, इसलिए बेटा ये वाला सवाल करा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड B नॉट ई रेज टू पावर माइनस T अपॉन टाउ है। सवाल लिखो बेटा, पहला सवाल, फाइंड EMF induced at any time t। किसी भी टाइम t पर EMF इंड्यूस क्या होगा बेटा? बहुत सिंपल, तुम तो फ्लक्स लिखो। फ्लक्स मैं जानता हूं मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास है B नॉट ई रेज टू पावर माइनस T अपॉन टाउ। एरिया इज बेटा ऑफ कोर्स L स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ। किसी भी टाइम पर आपका बड़ा ईएमएफ इंड्यूस, उससे बड़ा फ्लक्स आपका ये है। सर ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा बेटा? ईएमएफ इंड्यूस माइनस d∅dt बोल दो, ये बेटा मोड ऑफ d∅dt बोल दो, एक ही बात है। B नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, L स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो। ई रेज टू पावर माइनस T अपॉन टाउ का डिफरेंशियल होगा ई रेज टू पावर माइनस T अपॉन टाउ अपॉन टाउ। बेटा मैंने माइनस नहीं लिखा क्योंकि बेटा मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मोड लगाना है। बेटा ये 1 अपॉन टाउ से क्यों मल्टीप्लाई किया बेटा? पता ना, चेन रूल। टी का कोफिशिएंट है बेटा -1 अपॉन टाउ, तो -1 अपॉन टाउ से मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए था, मैंने कर दिया। ये हमारे पास आ गई किसी भी टाइम पर आपकी ईएमएफ इंड्यूस्ड। क्या आपकी ईएमएफ इंड्यूस कांस्टेंट है क्या? नहीं, लेकिन किसी भी टाइम पर आपकी ईएमएफ इंड्यूस ये है। ये आपका आंसर आ चुका है। दिस इज योर आंसर। एक सवाल और पूछ रहा हूं बेटा, फाइंड एवरेज EMF induced in time interval t is equals to 0 to t is equals to tau। t is equals to 0 से t is equals to tau तक कितना EMF इंड्यूस होगा? सोचते हैं बेटा, जब भी एवरेज EMF इंड्यूस पूछते हैं आप लोग जानते हो कि बेटा फॉर्मूला d∅/dt की जगह ΔΦ अपॉन ΔT आता है। ΔΦ कैसे निकालते हैं? चलो बच्चों, इनिशियल फ्लक्स कितना है? इनिशियल फ्लक्स है, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड बेटा, टाइम को जीरो पटकना, टाइम को जीरो पटकते ही मेरे पास इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड आ गई है B नॉट इंटू एरिया, एरिया इज L स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ।
सर टाउ टाइम बाद फ्लक्स कितना है, टाउ टाइम बाद फ्लक्स कितना है, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड चेक करो। जैसे टाइम की वैल्यू टाउ हुई, बेटा डी को टाउ रखना, मेरे पास बेटा मैग्नेटिक फील्ड आ गई है बी नॉट इंटू ई रेस टू पावर -1। बेटा मेरे ख्याल से मैग्नेटिक फील्ड आ गई है बी नॉट अपॉन ई। मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ गई है बी नॉट अपॉन ई इंटू बेटा ऑफ कोर्स एल स्क्वायर। चेंज इन फ्लक्स क्या होता है, वैसे बेटा चेंज इन फ्लक्स फाइनल माइनस इनिशियल होता है, लेकिन हम तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, तो ज़्यादा वाले फ्लक्स में से कम वाले फ्लक्स को माइनस कर दो। तो मेरे पास एवरेज ईएमएफ इंड्यूस कोई मुझसे अगर पूछेगा तो मैं कहूँगा बेटा दैट इज चेंज इन फ्लक्स, थोड़ा बी नॉट इंटू एल स्क्वायर तो बाहर आ गया, 1 - 1 अपॉन ई अपॉन ये फ्लक्स चेंज होने में आपको समय कितना लगा। आप बोलोगे सर ये फ्लक्स चेंज होने में मुझे जो समय लगा है दैट इज ऑफ कोर्स टाउ, टाउ से डिवाइड कर दो। तो जब भी आपसे एवरेज ईएमएफ इंड्यूस पूछें आप बड़े आराम से ये वाली चीज़ें यूज़ करें, आपका आंसर बड़े इत्मीनान से अच्छे से आ जाएगा। चलिए बच्चों, आगे भी हम कुछ सवालों के अंदर इसको बार बार देखेंगे, आप चिंता मत कीजिए बेटा, ठीक है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मेरे पास है ना ईएमएफ इंड्यूस करने का एक तरीका और है, भाई फ्लक्स चेंज करने का एक तरीका और है। खूब सारे तरीके हो सकते हैं बेटा, उसमें से मेरे पास एक तरीका और है, सुनना। मान लीजिए कि आपके पास इस तरफ कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और मेरे पास ये एक लूप है जिसका एरिया है बेटा ए, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो n है, नंबर ऑफ टर्न्स बेटा n है, ये इसकी एक्सिस है। शुरुआत में बेटा लूप ऐसे पड़ा था, लूप ऐसे पड़ा था, तो एरिया वेक्टर जो था वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही था। फिर मैंने क्या किया कि इस लूप को किसी तरीके से कांस्टेंट ओमेगा से घुमाना स्टार्ट कर दिया। इनिशियली लूप का एरिया वेक्टर जो था वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ था, लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा, इनिशियली एरिया वेक्टर ऑफ लूप इज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। दो सवाल पूछ रहा हूं बेटा, पहला फाइंड फ्लक्स एट एनी टाइम टी, दूसरा सवाल फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड एट एनी टाइम टी। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। किसी भी टाइम पर बेटा फ्लक्स कितना होगा, बेटा किसी भी टाइम पर आप लोग जानते हो कि जैस आपका जो लूप है शुरुआत में बेटा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ था, टी टाइम में आपका लूप रोटेट कर जाएगा ओमेगा इंटू टी। तो शुरुआत में भले ही बेटा आपका एरिया वेक्टर इस तरफ हो, लेकिन टी टाइम के अंदर आपका जो एरिया वेक्टर है वो बेटा इस तरफ घूम जाएगा, और कितना घूम जाएगा, ऑब्वियस बात है बेटा ओमेगा इंटू टी घूम जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो आप कह सकते हो कि फ्लक्स जो आएगा दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। सॉरी बेटा एरिया ए नहीं है, ए इंटू एन है। ए एरिया तो सिर्फ उस पर एक लूप का है, ऐसे एन नंबर ऑफ लूप्स है, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्या इस बार आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है? बिल्कुल, लेकिन इस बार फ्लक्स चेंज होने के पीछे कारण ये नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, इस बार फ्लक्स चेंज होने के पीछे कारण ये नहीं है कि एरिया चेंज हो रहा हो। पिछले दोनों सवालों में तो ये कारण थे। इस बार क्या कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज हो रहा है। ऑफ कोर्स कोई सा भी कारण हो, फ्लक्स तुम्हें लिखना आता ही है, और कोई सा भी कारण हो, ईएमएफ इंड्यूस तो आप जानते हैं कि -d∅dt ही होगा। बेटा माइनस लगाना चाहो नहीं लगाना चाहो वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। बी बाहर, ए बाहर, एन बाहर, कॉस का डिफरेंशियल आएगा -sin ωt इंटू ओमेगा। ये ओमेगा किस कारण से? चेन रूल से, क्योंकि ओमेगा टी का डिफरेंस होगा तो ओमेगा और आ जाएगा, और कुल मिलाकर बड़ा मेरे पास ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी बड़ा दैट विल बी इंटू ए इंटू एन इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ये आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड आ जाएगा।
प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड आ जाएगा। ये आपका बड़ा ईएमएफ इंड्यूस्ड, समझ गए बच्चों, ये बड़ा आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड। किसी भी टाइम पर बड़ा आपको ईएमएफ इंड्यूस ये रहा। हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पे आती है। हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी आती है, अगर किसी बच्चों को पता हो तो वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। उसमें जो वोल्टेज होता है वो टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी करता है, करंट टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी करता है। हमारी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका वोल्टेज और उसका करंट जो है उसका एक्सप्रेशन काफ़ी हद तक ऐसा ही होता है, और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो एग्जैक्टली इस तरह कॉन्सेप्ट में बनती है, जिसमें एक भारी सा मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ रख देंगे, भारी से मैग्नेट के साउथ पोल यहाँ रख देंगे और एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देंगे ऐसे। फिर एक लूप ले लेंगे अपन ऐसे, एक लूप ले लेंगे ऐसे, और उस लूप को कांस्टेंट ओमेगा से हम घुमाएंगे। उसको कांस्टेंट ओमेगा से अगर घुमाएंगे तो उस लूप में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें करंट इंड्यूस होगा, और वही ईएमएफ हमें चाहिए। आज तक वो ईएमएफ देने की जिम्मेदारी किसकी थी, बैटरी की थी, केमिकल सेल की थी। आज किसकी जिम्मेदारी हो गई, इस लूप की हो गई। सर इसको घुमाएगा कौन, लोग रख लो, लोग रख लो, और वो उस लूप को लगातार घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे। ऑफ कोर्स उनकी जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बड़ा लोगों को ऑफ कोर्स वर्क तो करना ही पड़ेगा ना, तो उनकी मैकेनिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस लूप को घुमाने के लिए अगर आपको लोग नहीं चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो कि आप इस सारे के सारे अरेंजमेंट को विंड टर्बाइंस के साथ कनेक्ट कर दो। अब जैसे विंड टर्बाइन के जो बेटा जो एक तरह से बेटा जो क्या कहते हैं पंख होते हैं, वो जैसे जैसे रोटेट करेंगे बेटा वैसे वैसे लूप भी रोटेट करेगा। लूप रोटेट करेगा तो ऑफ कोर्स अगेन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप ऐसा भी कर सकते हो कि हाइड्रो पावर स्टेशन में जैसा होता है, हाइड्रो पावर स्टेशन में क्या होता है कि हम पानी किसी डैम पर किसी हाइट पर रखते हैं और वहाँ से पानी छोड़ते हैं। जैसे पानी छोड़ते हैं पानी नीचे गिरता है, पानी नीचे गिरता है तो नीचे कुछ टर्बाइंस लगा देते हैं। वो टर्बाइंस लगातार उस पानी गिरने के कारण रोटेट करते हैं। उन्हीं टर्बाइंस को हम इस लूप के साथ कनेक्ट कर देंगे, वो टर्बाइंस रोटेट करेंगे तो ये लूप रोटेट करेगा। अगेन पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वाटर की दैट इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में क्या होता है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन से हम पानी को गर्म करते हैं। पानी जैसे जैसे गर्म होगा उसकी स्टीम बनेगी, उसकी स्टीम के कारण टर्बाइंस रोटेट करेंगे। वही टर्बाइंस अगेन बेटा इस लूप के साथ कनेक्ट कर देंगे, वो टर्बाइंस रोटेट करेंगे तो ये लूप रोटेट करेगा, ये लूप रोटेट करेगा तो इसमें कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो चाहे आपका हाइड्रो पावर, अच्छा थर्मल पावर स्टेशन जो मोस्ट कॉमन है, उसमें क्या करते हैं हम कोल यूज़ करते हैं। कोल को जलाकर हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करेंगे तो स्टीम बनेगी, उसी स्टीम से अगेन टरबाइन मूव कराएंगे, उस टरबाइन से हमारे इस लूप को रोटेट कराएंगे और ये लूप रोटेट करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो चाहे आपका हाइड्रो पावर स्टेशन हो, चाहे बेटा आपकी विंड मिल्स हो, चाहे आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो, चाहे थर्मल पावर स्टेशन हो, सबका कॉन्सेप्ट मोर और लेस सेम ही है। हर एक में ही किसी न किसी तरीके से हम टरबाइन को घुमाएंगे, वो टरबाइन इसको घुमाएगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। उस टरबाइन को घुमाने के लिए आप वाटर भी यूज़ कर सकते हो बेटा, आप एयर भी यूज़ कर सकते हो, स्टीम भी यूज़ कर सकते हो। उस स्टीम को बनाने के लिए आप कोल भी जला सकते हो और ऑफकोर्स न्यूक्लियर रिएक्शंस की जो हीट निकलती है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। आगे चलिए बेटा, इसी में एक छोटा सा सवाल और कर लो बेटा। किसी भी टाइम पर ईएमएफ पूछा तो ऑफ कोर्स इंस्टेंटेनियस पूछा, फाइंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा। सोचता हूं बेटा, t इज इक्वल्स टू 0 पर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इस तरफ, तो इनिशियल फ्लक्स मेरे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। बेटा एरिया इज नॉट ए, एरिया इज ऑफ कोर्स n टाइम्स ए। एक लूप का एरिया a है तो n टाइम n लूप्स का ऑफ कोर्स n टाइम्स a। जैसे ही आपका टाइम पाई बाय ओमेगा हुआ, फ्लक्स कितना होगा बेटा, पाई बाय ओमेगा। पाई बाय ओमेगा में बेटा कितना चलेगा आपका लूप, बेटा आपका लूप चलेगा ओमेगा इंटू टी को रखा पाई बाय ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पाई चलेगा। पाई चलेगा मतलब आपका लूप यूं हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर इस तरफ है। फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स आएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मेरे ख्याल से बेटा फ्लक्स की वैल्यू आ गई है -BAN। पहले फ्लक्स था BAN, अब है बेटा -BAN।
आपने मुझसे पूछा कि सर ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा बेटा, दैट इज ईएमएफ इंड्यूस विल बी चेंज इन फ्लक्स। वैसे बड़ा चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, हम यहाँ पर ऐसा कुछ खास ऐसे प्लस माइनस का लोड लेते नहीं है। चेंज कोड में लिख सकता हूँ 2 टाइम्स BAN डिवाइड बाई टाइम टेकन। टाइम टेकन इज ऑफ कोर्स मेरे प्यारे वाले बाल को पाई बाई ओमेगा। दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड। कौन सी वाली बेटा, इंस्टेंटेनियस या एवरेज? ऑफ कोर्स एवरेज। आगे चलते हैं बच्चों, ऐसा ही एक और सवाल करते हैं। हमारे पास बेटा सिचुएशन ऐसी है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग, इसमें करंट जा रहा है आई। मैं सवाल कैसे ना थोड़ा पार्ट्स में पूछूंगा यार, आप आराम से इत्मीनान से करना। इसके साथ पैरेलल में ये बड़ा एक दूसरा लूप है, यूं, ये बड़ा दूसरा लूप है। बड़ा स्क्वायर लूप है और इसकी लेंथ L है, हाइट बड़ा इसकी h है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है ये बड़ा a है। मैं थोड़ा सवाल है ना पार्ट्स में पूछा हूँ। पहला सवाल तो ऐसा है जो आपको पहले बड़ा पूछ भी चुका हूँ, फाइंड फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगुलर लूप। बड़ा रेक्टेंगुलर लूप से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये निकालो। दूसरा, ये बड़ा पहला सवाल, ये दूसरा, इफ I इज इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा टी, फाइंड EMF इंड्यूस्ड इन रेक्टेंगुलर लूप। बड़ा रेक्टेंगुलर लूप में कितनी EMF इंड्यूस होगी ये बताओ। बड़ा तीसरा सवाल, इफ I इज इक्वल्स टू I0 e रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ, फाइंड EMF इंड्यूस्ड इन रेक्टेंगुलर लूप। इतना सही सवाल है, करते हैं। पहला वाला सवाल थोड़ा आपको याद ही होगा, हमने पहले भी एक दो बार कर रखा, फिर से कर लेते हैं। हम यहाँ से x डिस्टेंस दूर आएंगे और यहाँ से x डिस्टेंस दूर आकर हम ऐसे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कट करेंगे dx विड्थ की, dx विड्थ की रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कट करेंगे। ठीक है बच्चों, इस आई करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी यहां पर ऐसे अंदर की तरफ। दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑफ कोर्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया, इसका एरिया विल बी h इंटू डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये सरफेस है बेटा ऐसे, तो एरिया वेक्टर बाहर ही मान सकते हो, अंदर ही मान सकते हो, चलो अंदर मान लेते हैं। तो इनटू कॉस ऑफ 0। सर मुझे तो ना इस पूरे लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, तो पहले एक स्ट्रिप यहाँ चूज करना, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, सब में से फ्लक्स निकालना और जोड़ देना। उसके लिए आपके x की वैल्यू वेरी करेगी a से लेकर a प्लस एल तक। तो ये तो आपका छोटा सा फ्लक्स था बेटा। अगर आपको पूरा फ्लक्स निकालना है तो म्यू नॉट बाहर, I बाहर, H बाहर, 2 पाई बाहर, dx अपॉन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा a से लेकर a प्लस एल, और मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई है बेटा, कितनी आ गई है, म्यू नॉट
आई एच अपॉन 2 पाई लॉग ऑफ ए प्लस एल अपॉन ए। ये बड़ा आपका फ्लक्स आ गया। अब हुआ क्या सेकेंड और थर्ड पार्ट में कि ये करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अगर एक टाइम करंट के साथ अगर करंट अगर टाइम के साथ अगर वेरी कर रहा है तो इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स भी टाइम के साथ वेरी करेगा। अगर वो फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करेगा तो इसमें कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस तो आएगी। जैसे अगर मैं सेकंड इक्वेशन की अगर बात करूं, सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो फ्लक्स जो गुजरेगा इस रेक्टेंगुलर लूप में उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट एच अपॉन 2 पाई लॉग ऑफ ए प्लस एल अपॉन ए टाइम्स आई। आई जो है बड़ा वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि वो वेरिएबल है। इट इज गिवन एज आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी। क्या ये फ्लक्स इसमें से गुजरने वाला कांस्टेंट है क्या? आप लोग ना सर, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस तो होगा ही होगा। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो मेरे बालक जानते हैं कि दैट इज माइनस डी फाइव बाई डी टी या फिर मॉड ऑफ डी फाइव बाई डी टी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको करना बड़ा जरा डिफ्रेंशिएट। म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, एच कॉन्स्टेंट, आई नॉट कॉन्स्टेंट, लॉग ऑफ ए प्लस एल अपॉन ए कॉन्स्टेंट, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। बेटा इंटू ओमेगा किस बात का मैं वो कई बार समझा चुका हूँ। दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस। ये बेटा किसी भी टाइम पर आपका ईएमएफ इंड्यूस ये होगा। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ तो थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर भी ये जो करंट है, इस बड़े वाले लूप के अंदर जो करंट है ये लगातार टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। अगर ये करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस बात है कि इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स भी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। वो अगर एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियस बात है कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस तो होगी। पहले तो फ्लक्स कितना होगा ये चेक कर लेते हैं। बड़ा फ्लक्स की वैल्यू होगी तीसरे केस के हिसाब से। बड़ा कितनी? म्यू नॉट एच अपॉन 2 पाई इंटू लॉग ऑफ ए प्लस एल अपॉन ए इंटू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। हम जानते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस विल बी माइनस डी फाइव बाई डी टी या फिर मॉड ऑफ डी फाइव बाई डी टी। बड़ा एक ही बात है। जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लो। बेटा कौन से कांस्टेंट है? म्यू नॉट कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, आई नॉट कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, लॉग ऑफ ए प्लस एल अपॉन ए कांस्टेंट। ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ का डिफरेंशिएशन होगा ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा माइनस 1 अपॉन टाउ से। बेटा माइनस माइनस का तो हम इतना चक्कर करते नहीं है, मैंने 1 अपॉन टाउ से मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए था। तो थर्ड वाले केस में आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये बड़ा आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड है। ठीक है प्यारे वाले बच्चों, आगे चले। एक और सवाल, एक और सवाल। अच्छा सवाल है बेटा, सुनना। लेट्स से बेटा आपके पास ये कोई आइडियल सोलेनॉइड है। लेट्स से बेटा आपके पास ये कोई आइडियल सोलेनॉइड है, ठीक है, और हमने बेटा इसके अंदर कोई ना कोई करंट भेज रखा है ऐसे बिल्कुल नज़दीक नज़दीक टाइटली रैप्ड वायर्स हैं। ये बड़ा कोई ना कोई करंट है इसमें, ये कोई ना कोई करंट है, ठीक है बच्चों, और ये इसकी एक्सिस है। मुझे स्मॉल एन गिवन है, बड़ा स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब इस एक्सिस पर एक दूसरा लूप पड़ा है प्यारे बच्चों, एक्सिस पर एक दूसरा ही लूप पड़ा है ऐसे, इस एक्सिस पर ऐसे दूसरा ही लूप पड़ा है। इस लूप के लिए मैं बोल दूं कि इसका एरिया ए है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स बड़ा कैपिटल एन है, और ये ऐसे पड़ा है ऐसे।
कि एरिया वेक्टर जो है वैसे एक्सिस के अलोंग है। इस लूप का जो एरिया वेक्टर है इट इज अलोंग एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड की एक्सिस के अलोंग। ठीक है बच्चों, अब आराम से इत्मीनान से बात सुनना बेटा। ठीक, सोलेनॉइड में अब मैं 2 सवाल पूछ रहा हूं बेटा। पहला सवाल ये है, इनिशियली current in solenoid is I is equals to I naught and suddenly in delta t time it dies out। बड़ा डाइज आउट मतलब करंट फटाक से जीरो हो गया, और फटाक से मतलब डेल्टा टी टाइम के अंदर ये जीरो हो गया। तो पहले बड़ा इस सोलेनॉइड के अंदर करंट गुजर रहा था और फिर अचानक से वो करंट जीरो हो गया। कितने टाइम में जीरो हुआ? डेल्टा टी टाइम में जीरो हुआ। फाइंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड, किसमें? इसमें। एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस डेल्टा टी टाइम in the loop placed at axis। एक्सिस पर जो लूप पड़ा है उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये बताओ। एवरेज 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 सोचता हूं बड़ा, सोचता हूं। अगर मैं इस लूप की बात करूं तो इस लूप का एरिया वेक्टर है इस तरफ, एरिया की वैल्यू है A इंटू कैपिटल N। इस पूरे के पूरे सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड मेरे बालक जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग आती है। आइडियल सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट एन आई। बड़ा करंट आई नहीं है, आई नॉट है। तो शुरुआत के अंदर इस लूप में से कुछ ना कुछ फ्लक्स गुजर रहा है और उस फ्लक्स की मुझे वैल्यू पता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बड़ा मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, तो कॉस ऑफ जीरो इज 1। बाद में अचानक से थोड़े से ही टाइम के अंदर आपके इस सोलेनॉइड में जो करंट है वो जो शुरुआत में आई नॉट था ये घटकर जीरो हो गया। अगर ये करंट जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी तो इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स आपका सटाक से जीरो होगा। और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस तो आएगा। ईएमएफ इंड्यूस की अगर मैं बात करूं और एवरेज ईएमएफ इंड्यूस की अगर मैं बात करूं तो दैट इज कितना फ्लक्स चेंज हुआ डिवाइड बाय इस फ्लक्स को चेंज होने में समय कितना लगा। फ्लक्स चेंज हुआ है, पहले इतना था बाद में इतना, माइनस कर दो। बड़ा किसी को किसी में से माइनस निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम प्लस माइनस तो वैसे भी चिंता नहीं करते हैं। तो मेरे पास आ गया म्यू नॉट स्मॉल एन आई नॉट इंटू कैपिटल ए इंटू एन डिवाइडेड बाई प्यारे वाले बाल को कितना समय लगा आपको? डेल्टा टी। लो बेटा, हो गया आपका सवाल। दूसरा सवाल, इसी में दूसरा सवाल, इफ करंट इन सोलेनॉइड इज I is equals to I naught t स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी। ऐसे नहीं बना, आई नॉट टी स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर। बड़ा कैपिटल टी कोई ना कोई कांस्टेंट है, प्लस साइन ओमेगा टी देन फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन बड़ा लूप
प्लेस्ड एट एक्सिस एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टू पर लूप पर पड़े हुए बड़ा एक्सिस पर पड़े हुए लूप में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा निकाल लेंगे, बड़ा ये तो हो जाएगा। हम जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि ये रहा आपका लूप, इस लूप का एरिया वेक्टर है इस तरफ, दैट इज ए इंटू एन। मैग्नेटिक फील्ड जो इस क्या नाम बेटा ये सोलिनॉइड के कारण है, दैट इज म्यू नॉट इंटू एन आई। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ कोर्स बड़ा म्यू नॉट एन आई। करंट की वैल्यू है कितनी? करंट की वैल्यू है आई नॉट, करंट की वैल्यू है आई नॉट स्मॉल टी स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर प्लस साइन ओमेगा टी। क्या इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है? ऑफ कोर्स। एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के बीच में एंगल भी चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ऑफ कोर्स फ्लक्स तो चेंज होगा ही होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस तो आएगी आएगी। पहले फ्लक्स लिख लेते हैं। फ्लक्स आएगा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। सर मुझे तो ईएमएफ इंड्यूस चाहिए बेटा, सबको अगर ईएमएफ इंड्यूस चाहिए दैट इज माइनस डी फाइव बाई डी टी या मोड, एक ही बात है बेटा। जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। कांस्टेंट कौन कौन है? म्यू नॉट कांस्टेंट, स्मॉल एन आई नॉट, कैपिटल ए कैपिटल एन कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन, अरे बेटा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो आ गया 2t, नीचे कैपिटल टी बेटा आपका कोई कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन मेरे पालक जानते हैं कि दैट इज ओमेगा टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी। बड़ा ओमेगा कहाँ से आके पता ना, टी का जो कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी टाइम पर आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इट विल बी लाइक दिस। किसी भी टाइम पर आपका ईएमएफ इंड्यूस ये है, कोई सा भी टाइम पकड़ लो बेटा, किसी भी टाइम पर आपका ईएमएफ इंड्यूस ऐसे आ जाएगा। आई होप प्यारे बच्चों इस बात को समझ गए होंगे कि किसी भी टाइम पर आपका ईएमएफ इंड्यूस ऐसे आ सकता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बेटा एक बात और, आप बेटा आपके पास ईएमआई की शीट तो होगी, आप उसमें से ना ये वाले सवाल कर सकते हैं यार ना, ठीक है। ईएमआई की बेटा इसेंशियल शीट जो है उसमें थोड़ा कुछ सवाल दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में से सेक्शन ए के अंदर बेटा ये वाले सवाल आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर A2, A3, A4, ठीक है ना। उसके बाद B1, उसके बाद बेटा आप पार्ट 2 में आइए। बेटा एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 में आना। पार्ट 2 में बेटा सेक्शन ए के अंदर आप क्वेश्चन नंबर A1 कर सकते हो, A2 कर सकते हो, A3 कर सकते हो, A4 कर सकते हो, फिर बेटा B1 कर सकते हो, B2 कर सकते हो, B3, B4, B5 कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये वाले सवाल बेटा आप एक बार निपटा सकते हो, फिर तो खैर अपन धीरे धीरे और भी सवाल कर लेंगे। पहले बेटा आपको जब भी टाइम मिले तो इन सवालों को तो निपटा ही देना, थोड़ा सा टाइम लगेगा है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। फैराडेज लॉ में एक छोटा सा नोट और देखते हैं, छोटा सा पॉइंट और देखते हैं, बढ़िया सा पॉइंट है, सुनिएगा। मान लीजिए कि बेटा आपके पास कोई लूप है, इस लूप का जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास R है। इसी रीजन के अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह भी है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑफ कोर्स बेटा इस लूप में से कुछ ना कुछ फ्लक्स भी गुजर रहा है। वो जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है। वो टाइम के साथ वेरी अलग अलग कारणों से कर सकता है। हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो सकता है कि इस लूप का एरिया चेंज हो रहा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड और लूप के बीच में एंगल चेंज हो। कैसे भी हो रहा हो, बस ये जो फ्लक्स है ये किसी कारण से चेंज हो रहा है।
तो इस पूरे के पूरे लूप के अंदर कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड आएगी और उस ईएमएफ इंड्यूस्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा बट दैट विल बी ऑफ कोर्स d∅/dt। मैं माइनस लगाया नहीं क्योंकि माइनस जो है उसका ऐसे कोई मतलब ऐसे कोई बहुत बड़ा सेंस भी नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ ये सेंस है कि वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को अपोज करेगा। बाकी ऐसे हम मैग्नीट्यूड वाइज तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर ईएमएफ ये होगा तो हम कह सकते हैं कि इस लूप में से आने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू होगी ऑफ कोर्स बड़ा E/R, जिसे हम लिख सकते हैं कि 1/R इंटू d∅/dt, इजंट इट। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा इसमें से गुजरने वाला करंट इस तरह से इस एक्सप्रेशन से आया है, तो छोटे से टाइम इंटरवल dt के अंदर अगर I करंट जाएगा तो ऑफ कोर्स इस छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर छोटा सा चार्ज भी जाएगा। वो जो छोटा सा चार्ज फ्लो होगा छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर दैट विल बी ऑफ कोर्स I इंटू dt। I इंटू dt को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि दैट इज d∅/R। ठीक है, तो इस छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर ये छोटा सा जो चार्ज फ्लो हुआ है वो है। अगर मुझे बड़े टाइम इंटरवल के अंदर टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ अगर वो निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि इस तरह से छोटे छोटे टाइम इंटरवल के अंदर जो छोटा छोटा चार्ज फ्लो हुआ है उन सबको जोड़ लो। जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ d∅/R। बड़ा 1/R तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। d∅ को आप ऐसे ले सकते हो कि लेट्स से इनिशियल फ्लक्स है आपके पास φi, फाइनल फ्लक्स है बड़ा आपके पास φf। आपके पास आंसर आ गया 1/R फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दैट इज चेंज इन फ्लक्स। तो किसी भी लूप में से गुजरने वाला जो टोटल चार्ज होगा, कितना चार्ज एक तरीके से ऐसे क्रॉस हुआ है, उसको हम सीधा लिख सकते हैं कि दैट इज चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड सा ही फॉर्मूला है, चाहो तो बेटा आप इसको याद भी कर सकते हो, मर्जी बेटा आपकी। ठीक, दैट इज योर चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। आगे चलो बेटा, नेक्स्ट इज, इस बात पे मैं एक छोटा सा आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये बेटा कोई एक लूप है जिसका रेजिस्टेंस आपके पास R है। इस लूप का पूरे का जो एरिया है वो A है और इस प्लेन के परपेंडिकुलरली ऐसे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंक्रीज हो रही है 0 से B0 तक, तो ऑब्वियस बात है कि इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स भी लगातार समय के साथ इंक्रीज होगा। फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू द लूप इन द टाइम इंटरवल इन विच मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस फ्रॉम 0 to B0। तो बहुत सिंपल है बेटा। अब इस बात को तुम समझ गए कि अंदर की तरफ लगातार मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो इस लूप में से अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स भी लगातार टाइम के साथ बढ़ेगा। हमें कोशिश करनी है फ्लक्स को घटाने की, तो ऑब्वियस बात है कि हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चाहेंगे बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ क्रिएट करने के लिए हम चाहेंगे कुछ न कुछ करंट आए ऐसे। ये जो करंट आएगा ये किसी बैटरी की वजह से नहीं आएगा, ये जो करंट आएगा ऑफ कोर्स जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसके कारण। करंट अगर ऐसे आएगा तो ऑफ कोर्स इस क्रॉस सेक्शन में से कुछ ना कुछ चार्ज भी फ्लो होगा, वही चार्ज मेरे से पूछा है। दैट चार्ज फ्लोन विल बी चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ चेंज इन फ्लक्स निकालना है। वी नो दैट कि चेंज इन फ्लक्स ऑब्वियसली मीन्स फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। हालांकि उल्टा भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो वैसे भी उस वैल्यू से मतलब है। ठीक है, फाइनल फ्लक्स कितना है? फाइनली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ B0, बेटा एरिया A है, तो आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड है B0, एरिया है A। बेटा सरफेस एरिया ऐसे है तो ऑफ कोर्स बेटा एरिया वेक्टर सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे एरिया भी ऐसे, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनटू cos ऑफ 0 लिख सकते हैं। माइनस इनिशियल फ्लक्स, इनिशियल कोई मैग्नेटिक फील्ड थी नहीं तो कोई फ्लक्स भी नहीं था, तो कुल मिलाकर फ्लक्स का जो चेंज आया दैट इज B0A। आप कह सकते हो कि कुल मिलाकर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है B0A। रेजिस्टेंस बेटा आपके पास R है, तो जो चार्ज फ्लो हुआ है उसकी जो वैल्यू है दैट कम्स आउट ऑफ B0 इंटू A अपॉन R। ठीक है, आसान था सवाल, तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। चलिए एक सवाल और करते हैं। बेटा मेरे पास एक लूप है, इस लूप का रेजिस्टेंस R है, एरिया इसका A1 है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ B है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा ये कांस्टेंट भी है और यूनिफॉर्म भी है, मतलब ना तो टाइम के साथ चेंज हो रही है
ना पोजीशन के साथ चेंज हो रही है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ ए है। सवाल क्या पूछा है, फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू द लूप इफ लूप एक्सपेंड्स एंड एरिया चेंजेस फ्रॉम A1 टू A2। यही लूप अगर ऐसे थोड़ा सा एक्सपेंड होके इसका एरिया A1 से बढ़कर अगर A2 हो जाएगा तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, टोटल कितना चार्ज फ्लो करेगा। पहले तो ये सोच लो कि हाँ भाई एरिया बढ़ने पर एग्जैक्टली हुआ क्या। एरिया बढ़ने पर इस लूप में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ है, क्या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई है? बच्चे बोलेंगे नहीं, पहले सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया था, अब एरिया बढ़ गया है, तो अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की संख्या बढ़ गई है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए उसको घटाने की। घटाने के लिए हम चाहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करें बाहर की तरफ। वो तभी होगा जब कुछ ना कुछ करंट आए ऐसे। अगर सिस्टम में करंट आएगा ऐसे तो ऑब्वियस बात है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से कुछ ना कुछ चार्ज तो फ्लो होगा। वो चार्ज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट चार्ज इज ऑब्वियसली चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। बेटा चेंज इन फ्लक्स भी फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स कितना है? मैग्नेटिक फील्ड तो B है और एरिया A2 है। मैग्नेटिक फील्ड B, एरिया A2। मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ। B सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर बड़ा उसके परपेंडिकुलर, माइनस इनिशियल फ्लक्स। इनिशियल फ्लक्स ऑफ कोर्स बड़ा B इंटू A1 डिवाइड बाय बड़ा आपका रेजिस्टेंस। सो आंसर कम्स आउट बाय B इंटू A2 माइनस A1 अपॉन रेजिस्टेंस। इस तरह से हम किसी भी क्रॉस सेक्शन में से गुजरने वाला चार्ज बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आगे चलिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बड़ा एक छोटा सा सिचुएशन है, सुनेगा। हालांकि सवाल तो छोटा सा नहीं है, सवाल में तो खूब सारे पार्ट्स हैं, बट अगेन चीज़ें समझाने के लिए थोड़ा सा बढ़िया सिचुएशन है। सिचुएशन इस तरह से कि आपके पास ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसमें करंट आई गुजर रहा है। ये आई हम वेरी भी करते रहेंगे, ठीक। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से थोड़ी दूर बड़ा एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है। इस रेक्टेंगुलर लूप की विड्थ B है और ये जो बड़ा हाइट है ये एक तरीके से H है। ये दोनों सेम प्लेन में है, मतलब अगर वायर ऐसे पड़ा है तो लूप ऐसे पड़ा है, यूँ नहीं पड़ा, ऐसे पड़ा है, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगल की लेंथ है, ये जो रेक्टेंगल की लेंथ है और ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये तीनों की तीनों आप एक दूसरे के पैरेलल हैं। ऑफ कोर्स ये दोनों उन दोनों के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। इस कंडक्टिंग लूप का जो रेडियस है वो आपके पास R है। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर लूप। आप तो ये बताइए कि इस मैग्नेटिक लूप से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो चलिए सोचते हैं। फ्लक्स निकालना तो इतना ज़्यादा टफ काम है नहीं, वो तो हम बड़े आराम से कर लेंगे। फ्लक्स निकालना तो इतना टफ काम है नहीं। फ्लक्स निकालने का सबसे बढ़िया जुगाड़ तुम जानते हो, बड़ा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। करंट तो इसके पास है, इसके पास जो करंट है उसके कारण इस रीजन में ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम होती तो मैं सीधे मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया कर देता। तो क्या करें, एक काम कीजिए, आप इस लूप से x डिस्टेंस ऐसे आइए और ऐसे एक कट लगाइए dx विड्थ का। dx विड्थ का ऐसे कट लगाइए। सर फायदा क्या है? बड़ा फायदा ये है कि इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से ये वाला पॉइंट, 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 सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से समान दूरी पे हैं। तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। यहाँ 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 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है, लेकिन इस स्ट्रिप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम है। आप तो सिर्फ और सिर्फ ये पता कीजिए कि इस स्ट्रिप से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मुझे पता है μ0I/2πx। इस छोटे से लूप में से छोटा सा फ्लक्स गुजर रहा होगा। मैं उस छोटे से फ्लक्स को एक बार के लिए d∅ लिख देता हूँ। कितना बड़ा ये वाला फ्लक्स? आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज μ0I/2πx मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया विल बी ऑफ कोर्स H into dx मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है ही, स्ट्रिप जो है बेटा इस बोर्ड के प्लेन में है
तो एरिया वेक्टर ऑफ कोर्स उसके परपेंडिकुलर होगा। आप एरिया वेक्टर बाहर ही मान सकते हो, अंदर ही मान सकते हो। तो आप cos 0 भी लिख सकते हो, cos 180 भी लिख सकते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ना। cos 0 1 आएगा, cos 180 -1 आएगा। हम तो सिर्फ और सिर्फ उस मैग्नीट्यूड में ही इंटरेस्टेड हैं, इसलिए इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यह आ गया है इस स्ट्रिप में से गुजरने वाला फ्लक्स। जब मेरे बच्चे बोलेंगे सर मुझे सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रिप में से थोड़ी निकालना है, मुझे तो पूरे पूरे रेक्टेंगुलर लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, तो एक काम कीजिए, पहले एक स्ट्रिप यहाँ लीजिए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इसके लिए आपको x को वेरी करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर a प्लस b तक। तो अगर आपको नेट फ्लक्स अगर निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हो, म्यू नॉट बाहर, I बाहर, 2 पाई बाहर, h बाहर, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। सबसे पहले स्ट्रिप आप यहां पर लेंगे जब x की वैल्यू a होगी, लास्ट वाले स्ट्रिप बेटा आप यहां पर लोगे जब x की वैल्यू a प्लस b होगी। कुल मिलाकर हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आएगी म्यू नॉट I h अपॉन 2 पाई, आसान सा इंटीग्रेशन है, लॉग ऑफ a प्लस बी अपॉन ए। बेटा पहला वाला सवाल हमने बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से कर दिया है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात तो, इस लूप में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो इसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स इसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस लूप का फ्लक्स इसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो प्रोपोर्शनलिटी वाले जो टर्म है ना, ये जो बाकी सारे के सारे जो टर्म है, इसको हम आगे जाकर एक नाम भी देंगे, इसको हम एक आगे जाकर बड़ा नाम भी देंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर बड़ा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, हालांकि अभी फिलहाल इतनी काम नहीं आएगी, अभी तो सिर्फ और सिर्फ यही काम आएगी कि फ्लक्स कितना है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अगला सवाल क्या पूछ रखा था, इफ I is equals to I naught sin omega t, then find EMF induced and the current induced in the rectangular loop। अब सवाल साफ साफ ये कह रहा है कि तूने इस करंट के कारण इसमें से फ्लक्स तो निकाल लिया, लेकिन दूसरे सवाल में उन्होंने ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया कि अब ये जो करंट है ये लगातार टाइम के साथ वेरी करना स्टार्ट हो गया, और जैसे ये करंट टाइम के साथ वेरी करेगा तो ऑब्वियस बात है कि इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स भी तो समय के साथ वेरी करेगा। जैसे ही इस लूप में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ वेरी करेगा तो इसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस आएगा। उस ईएमएफ इंड्यूस को हम जानते हैं कि दैट इज ऑफ कोर्स माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस तो सिर्फ वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। तो आप बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से ऐसा कह सकते हो कि किसी भी टाइम पर इस लूप में से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट, बड़ा देखना क्या एक्सप्रेशन आया था, म्यू नॉट एच अपॉन 2 पाई लॉग ऑफ a प्लस बी अपॉन ए इंटू आई। आई बेटा आपका कांस्टेंट नहीं है, आई की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसा कि मैंने कहा था वही हुआ, इस लूप में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है अब वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। बेटा मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक, और अगर वेरी कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस तो आएगा ही आएगा। उस ईएमएफ इंड्यूस्ड की बेटा वैल्यू होगी डी फाई बाई डी टी। माइनस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने इस एक्सप्रेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, म्यू नॉट बाहर, एच बाहर, 2 पाई बाहर, लॉग ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए बाहर, आई नॉट बाहर, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा टाइम्स कॉस ओमेगा टी। ये लीजिए बेटा, इस लूप में से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये होगा। मुझसे पूछा गया कि इस लूप के अंदर करंट कितना होगा। बेटा इस लूप में जो करंट होगा, थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसको मैंने कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर दिया। ईएमएफ पता है, रेजिस्टेंस पता है, सीधा बोल सकते हो करंट होगा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो आप कह सकते हो कि उसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट एच आई नॉट ओमेगा अपॉन 2 पाई, बड़ा कैपिटल आर में लगा दिया रेजिस्टेंस का, लॉग ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए, ओमेगा मैं यहाँ पर ले चुका हूँ, इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये बेटा आपका किसी भी टाइम पर इस लूप में से गुजरने वाला करंट है। इस करंट को जानबूझ के मैंने कैपिटल आई लिखा है जिससे तुम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इज अगला सवाल पढ़ते बेटा। मैं 3 सवाल तो कर चुका, सॉरी तीसरा सवाल बेटा वैसे नहीं था, सॉरी गलती में, वो नंबरिंग में गलती हो गई बेटा। वो दूसरा और तीसरा सवाल एक साथ ही पूछ रखा था, ये दोनों दूसरे पूछ रखे थे। अब तीसरा क्या पूछ रखा है? तीसरा पूछ रखा है मुझसे
कि इस लूप में से गुजरने वाला करंट अगर I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन टाउ है, तब बताओ कि इसमें से गुजरने वाला ईएमएफ इंड्यूस और करंट इंड्यूस कितना होगा। अरे भाई कर लेंगे। करंट अगर मान लो कि इसका किसी और एक्सप्रेशन से अगर वेरी करेगा तो इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स भी वेरी करेगा। उस फ्लक्स को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो वापस ईएमएफ आ जाएगा। उसी ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो वापस से करंट भी आ जाएगा। तो कोई ऐसा बड़ा काम ये है नहीं यार ना, ठीक है। तो मैं थर्ड क्वेश्चन भी कर लेता हूं इसका। बड़ा बताओ कितना फ्लक्स होगा। फ्लक्स होगा म्यू नॉट एच अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट एच अपॉन 2 पाई लॉग ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए। करंट की वैल्यू मुझे दे रखी है आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। थर्ड क्वेश्चन में करंट का एक्सप्रेशन अलग से दे दिया। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का अगर करंट इस एक्सप्रेशन से अगर वेरी करेगा तो छोटे वाले रेक्टेंगुलर लूप के अंदर इस तरह से फ्लक्स वेरी करेगा, और अगर फ्लक्स इस तरह से वेरी करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड की वैल्यू आएगी बड़ा क्या, डी फाई बाई डी टी। वैसे बड़ा मोड वर्ड लगा देना अगर कोई माइनस आए तो। इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, आसान सा डिफरेंशिएशन है। म्यू नॉट बाहर, एच बाहर, 2 पाई बाहर, लॉग ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए बाहर, आई नॉट बाहर, ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ का डिफरेंशियल होगा ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ मल्टीप्लाइड बाय -1 अपॉन टाउ। इतना बड़ा डिफरेंशियल आता होगा ना, मैंने माइनस हटा दिया, मुझे तो सिर्फ उससे बड़ा वैल्यू की जरूरत थी। ये किसी भी टाइम पर आपका इस लूप में से गुजरने वाला, रेक्टेंगुलर लूप में से गुजरने वाला ईएमएफ है। अगर मुझसे किसी ने पूछा कि उस लूप में से गुजरने वाला करंट कितना होगा तो बोल दूंगा करंट होगा ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, और कुछ तो है नहीं बेटा। म्यू नॉट बाहर, एच बाहर, 2 पाई रेजिस्टेंस लॉग ऑफ ये ले बेटा, ठीक, परफेक्ट। ठीक है बेटा, हमने अच्छे से सारे के सारे सवाल निपटा दिए। आगे चलते हैं बेटा, 3 ही सवाल थे उस पेज पे, मैंने तीनों के तीनों सवाल कर दिए। अगले पेज पे सिचुएशन बेटा सेम है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, वही रेक्टेंगुलर लूप। चौथा सवाल, इफ करंट इन वायर चेंजेस फ्रॉम 0 टू आई नॉट इन डेल्टा टी टाइम, मतलब करंट जो है वो 0 से आई नॉट चेंज हो रहा है, पहले 0 था, इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में करंट 0 था और फिर वो बढ़ते 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 आई नॉट हुआ। कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो बताओ एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा इस रेक्टेंगुलर लूप में। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब इसमें करंट 0 था तो इस रेक्टेंगुलर लूप में से गुजरने वाला जो फ्लक्स था वो 0 था, ठीक है ना। जब इसमें करंट की वैल्यू बढ़ते 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 डेल्टा टी टाइम बाद करंट आई नॉट हुआ तो इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया म्यू नॉट एच अपॉन 2 पाई लॉग ऑफ बड़ा क्या था ए प्लस बी अपॉन ए टाइम्स आई। आई की बड़ा वैल्यू क्या हो गई है, आई नॉट। चेक कर लो बड़ा, ये था म्यू नॉट एच अपॉन 2 पाई लो, हाँ आई की वैल्यू आई नॉट। इनिशियल फ्लक्स ये, फाइनल फ्लक्स ये। एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड हम फॉर्मूला जानते हैं। एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है कितना फ्लक्स कुल चेंज हुआ है डिवाइड बाय उस फ्लक्स को चेंज होने में समय कितना लगा है। बड़ा फ्लक्स का चेंज हुआ है दिस माइनस दिस, तो लिख देना बेटा दैट इज म्यू नॉट एच अपॉन 2 पाई लॉग ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए टाइम्स बेटा आई नॉट। अरे ये तो सिर्फ उसे चेंज इन फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स होने में कितना समय लगा उस समय से भी डिवाइड कर दो तो आपके पास एवरेज ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा। तो जब भी एवरेज ईएमएफ इंड्यूस चाहिए होगा तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी कर दूंगा। इंस्टेंटेनियस चाहिए होगा तो ऑफ कोर्स मैं उसको डी फाई बाई डी टी कर दूंगा। फाइंड चार्ज फ्लोन इन द रेक्टेंगुलर लूप। बेटा फोर्थ वाले सिचुएशन में पूछ रहा हूं। फोर्थ वाली सिचुएशन मतलब जब इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के अंदर करंट 0 से बढ़ते बढ़ते आई नॉट हुआ, 0 से बढ़ते बढ़ते आई नॉट हुआ तो इस रेक्टेंगुलर लूप में से कुल मिलाकर कितना चार्ज बहा। तो आप कह सकते हो कि सर कितना चार्ज बहा, उसका तो सीधा सा फॉर्मूला है चेंज इन फ्लक्स अपॉन द रेजिस्टेंस। जब करंट 0 था इस लूप, इस वायर के अंदर, तब इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स 0 था। जब इसमें करंट आई नॉट था तो ऑफ कोर्स इसमें से बहने वाला फ्लक्स ये था। चेंज इन फ्लक्स आ गया है म्यू नॉट एच अपॉन 2 पाई
log of a प्लस बी अपॉन ए टाइम्स आई नॉट, ये तो चेंज इन फ्लक्स, डिवाइड बाई ऑफ कोर्स बड़ा पूरे पूरे लूप का रेजिस्टेंस। ये आपके पास आ गया कुल मिलाकर कितना चार्ज बहा है इस लूप के अंदर से। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम एक दो सिचुएशंस और देखते हैं ना। ये सवाल थोड़ा बड़ा हो गया, खूब सारे पार्ट थे, एक और सवाल करते हैं, इसमें भी खूब सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, चलिए सवाल ऐसा है कि मेरे पास दो लूप्स हैं, दो बड़ा सर्कुलर लूप्स हैं। छोटे वाला जो लूप है उसका रेडियस स्मॉल आर है, बड़े वाले लूप का रेडियस कैपिटल आर है। दोनों कंसेंट्रिक है, कोप्लेनर है, दोनों सेम प्लेन में। पहला वाला लूप अगर ऐसा तो बड़ा वाला लूप ऐसा, सेम प्लेन में। बड़े वाले लूप में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n1, छोटे वाले लूप में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n2। और साथ ही साथ मुझे भी कह रखा है कि छोटे वाले लूप का जो रेडियस है वो काफी छोटा है एज कंपेयर टू बड़े वाले लूप का रेडियस, मुझे सवाल के अंदर दिया हुआ है। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉलर लूप। अगर बड़े वाले लूप में आई करंट गुजर रहा है तो उसके कारण छोटे वाले लूप में से कितना फ्लक्स गुजरेगा, बताओ। बता देंगे। बड़े वाले लूप के अंदर अगर इस तरह से आई करंट गुजर रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। सेंटर वाले पॉइंट पर मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट, उसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं n1 आई अपॉन 2 टाइम्स उसका रेडियस। मैंने वैसे एक छोटा सा असम्पशन ले लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आनी थी वही मैंने आस पड़ोस के पॉइंट्स पर भी मान ली। आप बोलोगे सर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो स्मॉल आर है वो काफी छोटा है, तो आस पड़ोस वाले पॉइंट्स पर भी लगभग मैग्नेटिक फील्ड यही होगी। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो अंदर वाला लूप है, जो अंदर वाला लूप है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स आपने n2 बता रखे हैं, जिसका रेडियस आपने स्मॉल r बता रखा है, उसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे पता है। इस लूप में से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट n1i अपॉन 2r मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया। इसके एक लूप का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। इसके पास n2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो ऑफ कोर्स एरिया होगा n2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर आप बाहर भी मान सकते हो, अंदर ही मान सकते हो, मर्जी आपकी। अंदर मानोगे तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 180 हो जाएगा, और अगर एरिया वेक्टर अगर बाहर की तरफ मानोगे तो 0 हो जाएगा। cos 0 लिखो चाहे 180 लिखो, या तो 1 आएगा -1 आएगा, हमें तो वैसे वैल्यू से मतलब है, तो चलो मैं एक बार के लिए 0 लिख देता हूं। तो कुल मिलाकर अंदर वाले लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स होगा म्यू नॉट n1 n2 पाई स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स कैपिटल R इंटू करंट। ये बड़ा पहला वाला सवाल हो चुका है। हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं, बट ऐसे ही एक बात बोलना चाहता हूं, छोटे वाले लूप में से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बड़े वाले लूप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बड़े वाले लूप के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसको हम आगे जाकर एक नाम दे देंगे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। बेटा क्या नाम दे देंगे इसको हम? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी जरूरत नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया। चलिए बेटा पहला सवाल तो हो गया। इफ I वेरीज फ्रॉम 0 टू I नॉट, बेटा जो बाहर वाला लूप है इसमें से जो करंट है अगर वो 0 से I नॉट वेरी करता है, कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में, तो बताओ कि इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा। वेरी इजी। अगर बाहर वाले लूप में कोई करंट नहीं है तो इसमें से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। करंट अगर I नॉट हो गया तो ऑफ कोर्स ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। ऐसे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया तो इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स तो बढ़ गया। फ्लक्स अगर बढ़ गया तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई EMF इंड्यूस तो होगा। वो जो एवरेज EMF इंड्यूस्ड है वो तुम जानते बेटा क्या होगा? एवरेज EMF इंड्यूस्ड इज डेल्टा फाई, कितना फ्लक्स चेंज हुआ है, डिवाइड बाय उस फ्लक्स को चेंज होने में कितना समय लगा है। बाद में फ्लक्स हो गया है म्यू नॉट n1 n2 पाई स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स कैपिटल R इंटू बेटा फाइनल करंट कितना हो गया? I नॉट। तो बेटा I की जगह I नॉट लिख दो। इनिशियल बेटा फ्लक्स ऑफ कोर्स 0 था, दिस डिवाइड बाय टाइम, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम, बेटा दिस इज योर EMF इंड्यूस्ड।
सिंपल। तीसरा सवाल बेटा क्या है, इफ I इज इक्वल्स टू I नॉट कॉस ओमेगा टी, अगर बाहर वाले लूप में अगर करंट इस तरह से I नॉट कॉस ओमेगा टी से अगर वेरी कर रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस छोटे लूप में कितना होगा। अब सिर्फ अगर ईएमएफ इंड्यूस पूछा तो ऑफ कोर्स एवरेज नहीं पूछ रहा, इंस्टेंटेनियसली पूछ रहा है, तो हम लिख देंगे तीसरे वाले सवाल के अंदर कि किसी भी टाइम पर छोटे वाले लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स की वैल्यू होगी म्यू नॉट N1 N2 पाई स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स कैपिटल R टाइम्स बड़े वाले लूप में करंट। अब बेटा बड़े वाले लूप में करंट कांस्टेंट नहीं है बेटा, वेरिएबल है। अगर बड़े वाले लूप में अगर करंट समय के साथ वेरी करेगा तो छोटे वाले लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स भी तो टाइम के साथ वेरी करेगा, और अगर फ्लक्स टाइम के साथ अगर वेरी करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस बेटा आपके पास आ जाएगा d∅dt। चाहो तो मोड भी लगा सकते हो, ठीक, माइनस में इतना इंटरेस्ट है नहीं। डिफरेंशिएट करना बेटा कितना आसान सा डिफरेंशिएशन है, म्यू नॉट N1 N2 पाई r स्क्वायर I नॉट ओमेगा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी टाइम्स ओमेगा। ओमेगा ने बाहर निकाल लिया, अरे I नॉट तो लगा दिया, वैसे एक माइनस भी था, हमने उसको कुछ खास ऐसे मतलब समझा नहीं, ठीक है, हम समझ गए बेटा कि माइनस माइनस तो वैसे भी इंटरेस्ट है नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू में इंटरेस्ट है। दिस इज योर ईएमएफ इंड्यूस्ड। आई रियली होप कि बेटा सारा का सारा सवाल बड़े आराम से आपको समझ में आ गया। आगे चलते, चलिए बेटा आगे चलें। चलिए एक सवाल और करते हैं, बढ़िया सिचुएशन है, अच्छी सिचुएशन है, थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, मैं कर दूंगा बेटा। मेरे पास ये एक आइडियल सोलेनॉइड है जिसके पास बेटा नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास n है। ये डॉटेड लाइन बेटा आपके पास इसकी एक्सेस है, n इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, स्मॉल n, ठीक है। इस सोलेनॉइड में से कुछ ना कुछ I करंट गुजर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सोलेनॉइड के अंदर एक लूप पड़ा है, सर्कुलर लूप, जिसका रेडियस है बेटा r, ठीक है, और उसके टोटल नंबर ऑफ लूप्स की संख्या है कैपिटल N। और ये जो सोलेनॉइड की जो एक्सिस है ना, तो लूप ऐसे नहीं पड़ा, उसके साथ ऐसे एंगल थीटा बना के बैठ पड़ा है, मतलब उस लूप का जो एरिया वेक्टर आएगा वो और सोलेनॉइड की जो एक्सिस है उन दोनों में एंगल थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। सोलेनॉइड में से गुजरने वाला करंट मैंने पहले लिख दिया बेटा I। पहला सवाल क्या पूछ रखा है, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल सर्कुलर लूप। ये जो छोटा वाला सर्कुलर लूप है इसमें से कितना फ्लक्स गुजरेगा, सोचते हैं बेटा। सबसे पहली बात तो ये सोलेनॉइड की एक्सिस, सोलेनॉइड की एक्सिस के अलोंग मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, म्यू नॉट NI। N है सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I है ऑफ कोर्स सोलेनॉइड में से गुजरने वाला करंट जो मुझे दे रखा है, ठीक है बच्चों। जो आपका लूप है वो ऐसे कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है और उसका रेडियस प्यारे बच्चों स्मॉल r है, तो उसका एरिया वेक्टर आएगा ऐसे। एक लूप का एरिया होगा पाई r स्क्वायर, तो कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो आएगा कैपिटल N टाइम्स पाई r स्क्वायर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो लूप का एरिया वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल है प्यारे बच्चों थीटा, सॉरी बेटा थीटा। मुझसे पूछा बताओ इस लूप में से कितना फ्लक्स गुजरेगा, इसमें से फ्लक्स गुजरेगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI, एरिया कैपिटल N टाइम्स पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दैट्स ये फ्लक्स। पहला सवाल तो डन है। दूसरा सवाल बेटा पहला तो कर दिया मैंने, इफ I चेंजेस फ्रॉम I नॉट टू 0, मतलब ये जो करंट है ये पहले I नॉट था और फिर मान लो कोई स्विच वगैरह था उसको तुमने ऑफ कर दिया, ऐसी बेटा लैंग्वेज शीट में लिखी हुई है, तुमने स्विच को ऑफ कर दिया तो अचानक से करंट हो गया 0, करंट हो गया 0 तो बड़ा फ्लक्स भी क्या हो गया 0। तो इस लूप में से पहले फ्लक्स अच्छा खासा बह रहा था, इस लूप में से अच्छा खासा फ्लक्स बह रहा था, वो अचानक से 0 हो गया। फ्लक्स अगर अचानक से चेंज हो गया तो कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस तो होगी। सर कैसे निकालेंगे उस ईएमएफ इंड्यूस को, सोचते हैं। लेकिन बेटा मुझसे पूछे क्या है, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड, और इस करंट को 0 होने में समय लगा है बेटा कितना, डेल्टा टी।
तो मेरे बच्चे बोलेंगे देखो सर सीधी सी बात है कि शुरुआत में जब इस लूप में करंट, सोलेनोइड में करंट जब आई नॉट था, तो इस लूप में से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू थी म्यू नॉट एन आई नॉट कैपिटल एन पाई आर स्क्वायर। जब लूप में से गुजरने वाला करंट जीरो हो गया तब बड़ा ऑफ कोर्स फ्लक्स ही जीरो हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड कितनी होगी, तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, फ्लक्स को चेंज होने में टाइम लगा है डेल्टा टी, और फ्लक्स में कितना चेंज हुआ है, वैसे बेटा दिस माइनस दिस करना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस का कोई रूल नहीं है, तुमको चेंज लिख दो कि चेंज होगा म्यू नॉट एन आई नॉट कैपिटल एन पाई आर स्क्वायर। ये बेटा आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड एवरेज। लास्ट सवाल कि अगर ये वाला करंट ऐसे वेरी करे कि I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो अगर ये वाला करंट, सोलेनोइड वाला करंट अगर इस तरह से साइनोसॉइडली अगर वेरी करेगा, तो इस लूप में से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी साइनोसॉइडली वेरी करेगा। अगर ये वाला करंट अगर साइनोसॉइडली वेरी करेगा, तो इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स भी साइनोसॉइडली वेरी करेगा, और अगर वो साइनोसॉइडली अगर वेरी करेगा तो ऑब्वियस बात है लूप में से फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस तो होगा। काश मैं वो ईएमएफ इंड्यूस निकाल लूं। सर ये तो लिखा है नहीं कि एवरेज निकालनी है, इंस्टेंटेनियस निकालनी है। अगर कुछ नहीं बोल रखा तो ऑब्वियस बात है कि इंस्टेंटेनियस ही निकालनी है। किसी भी टाइम पर छोटे वाले लूप में से बड़ा फ्लक्स होगा कितना, बड़ा क्या एक्सप्रेशन था देखना, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई बड़ा आखिर में लिख दूंगा कैपिटल एन पाई आर स्क्वायर, कैपिटल एन पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, और आई मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि आई नॉट इज वेरिंग एज I is equals to I naught sin omega t। क्या छोटे वाले लूप में से फ्लक्स वेरी कर रहा है? यस। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा बड़ा डी फाई बाई डी टी, बड़ा कलर है डिफरेंशिएट, म्यू नॉट बाहर, स्मॉल एन बाहर, कैपिटल एन बाहर, पाई आर स्क्वायर बाहर, कॉस थीटा बाहर, बड़ा ये तो सारे कांस्टेंट है, साइन ओमेगा का डिफरेंशियल होगा ओमेगा टाइम्स कॉस ओमेगा। ये बेटा आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड। अगर मुझे छोटे वाले लूप का अगर रेजिस्टेंस पता होता तो मैं उसमें करंट भी बताया था। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं, चलिए बेटा अगला सवाल करते हैं। ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, सुनिए बेटा। हमारे पास दो कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स हैं। ये एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और इसमें कुछ ना कुछ करंट बह रहा है ऐसे, फिक्स्ड करंट है आई, फिक्स्ड करंट है आई, करंट बह रहा है ऐसे। इसी की एक्सिस पर काफी दूर ये एक दूसरा लूप है जिसका रेडियस है स्मॉल आर। ये जो स्मॉल आर है बेटा ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ये दूसरा लूप है, दोनों कोएक्सियल लूप्स हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं n1, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं n2। किसी टाइम पर इस लूप से ये x डिस्टेंस दूर है, और ये वाला लूप लगातार ऐसे नजदीक आ रहा है, 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 और कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है b से। कोई ना कोई बेटा एक्सटर्नल फोर्स वगैरह लगा रखा होगा, वो इस तरह से कांस्टेंट वेलोसिटी को सामने तरफ लेके आ रहा है। यू नीड नॉट टू वरी कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हुई, सामने दे रखिए। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉलर लूप when it is at a distance x away from the larger loop। इस बड़े वाले लूप से जब ये x डिस्टेंस दूर था तो छोटे लूप में से फ्लक्स कितना होगा। बड़े वाले लूप में अगर करंट है ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऑफ कोर्स बेटा कुछ ना कुछ फ्लक्स तो इसमें से गुजरा होगा। अब देखो ये लूप अगर छोटा सा है, क्योंकि इसका रेडियस अगर छोटा सा है, तो मैं यहां 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 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम मान सकता हूं। उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को याद ही है। करंट अगर इसमें आई है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर n1 है, रेडियस अगर कैपिटल आर है, और x डिस्टेंस दूर एक्सिस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो मेरे बच्चों को मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे बच्चों को याद ही रहेगा, म्यू नॉट n1
आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई इसका एरिया वेक्टर। इसका एरिया कितना बेटा? इसका एरिया ऑफ कोर्स पाई इंटू आर स्क्वायर। मेरे बच्चे बोलेंगे नहीं सर, पाई आर स्क्वायर तो सिर्फ और सिर्फ एक लूप का एरिया है, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, बड़े वाले लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे और सरफेस है ऐसे, तो सरफेस का एरिया वेक्टर आप इधर ही मान सकते हो, इधर ही मान सकते हो। जो मैं इधर मान लिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इस तरफ, तो मल्टीप्लाइड बाय ऑफ कोर्स कॉस ऑफ 0। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि फ्लक्स कितना होगा तो हम बड़े आराम से बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू दूसरे का एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये है छोटे वाले लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स। पहला सवाल तो हो गया। दूसरा सवाल, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन स्मॉलर लूप, कि आखिर छोटे वाले लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कितनी होगी। अब कुछ बच्चा सोचेगा कि सर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, सर ये वाला करंट कांस्टेंट तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो फ्लक्स कांस्टेंट। नहीं बेटा, ध्यान से देखो तो ये वाला जो लूप है इसको हमने इस तरफ वेलोसिटी दे रखी है, तो ये वाला लूप लगातार नजदीक आ रहा है, और अगर ये वाला लगातार लूप अगर नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नजदीक वाले पॉइंट पर ज्यादा होती है, और नजदीक वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा होती है तो ऑफकोर्स इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा गुजरेगा। यही लूप अगर चलते चलते यहां पर आ जाएगा तो ऑफकोर्स ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुजरेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ये लूप नजदीक आएगा वैसे वैसे लगातार x की वैल्यू घटेगी, x की वैल्यू घटेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स बड़ा फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। इस लूप में से इधर की तरफ जाने वाला जो फ्लक्स है वो लगातार बढ़ेगा। हालांकि इस सवाल में कोई डायरेक्शन बात नहीं कर रखी, लेकिन मैं कर देता हूं। अगर इस लूप में से इधर की तरफ जाने वाला फ्लक्स लगातार बढ़ेगा तो इसमें ईएमएफ और करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चाहेगा इधर की तरफ, क्योंकि हमेशा ईएमएफ इंड्यूस और करंट इंड्यूस क्या चाहते हैं कि वो किस तरह से कॉज को अपोज करें। कॉज क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना। हमारी क्या कोशिश होगी? फ्लक्स को घटाना। तो हम खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चाहेंगे इधर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ करंट आ जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ बड़ा आपका ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा। सर वो ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा? सोचते हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी ऑफ कोर्स बेटा d∅dt। इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दो। मेरे बच्चे बोलेंगे देखो सर, म्यू नॉट बाहर, n1 बाहर, n2 बाहर, I भी बाहर, कैपिटल R स्क्वायर भी बाहर, पाई भी बाहर, स्मॉल r स्क्वायर भी बाहर, 2 भी बाहर। म्यू नॉट बाहर, n1 बाहर, n2 बाहर, I बाहर, कैपिटल R स्क्वायर बाय पाई R स्क्वायर बाहर, सब बाहर, 2 बाहर, सिर्फ और सिर्फ d/dt ऑफ। सिर्फ ये चीज ऐसी जो कांस्टेंट नहीं है। क्या है ये? R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। सिर्फ इसको डिफरेंशिएट कर दो, कर देंगे इसको डिफरेंशिएट। इसका डिफरेंशिएट होगा म्यू नॉट n1 n2 पाई कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल i इंटू बड़ा स्मॉल r स्क्वायर। सही तो लिख रहा हूँ, कुछ मिस तो नहीं किया? म्यू नॉट n1 n2 पाई R स्क्वायर i, ठीक है, अपॉन 2। इसका डिफरेंशिएशन होगा -3/2 तो आ गया नीचे, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2। खत्म नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन किया, अंदर का तो रह गया। अंदर का डिफरेंशिएशन, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x इंटू dx/dt, 2x इंटू dx/dt। और तो और मेरे समझदार बच्चों को पता है कि dx/dt की वैल्यू है -v। क्यों? ये जो वेलोसिटी है इसके पास, यही तो है जिसके कारण लगातार x घट रहा है। माइनस क्यों लगाया? बिकॉज x घट रहा है। हालांकि माइनस का इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिर में वैसे भी जो आंसर आता हम तो वैसे भी उसका मोड लेते हैं। तो x जो चेंज हो रहा है उसके पीछे ऑफ कोर्स बड़ा इसकी वेलोसिटी है। ये वाला लूप तो आपका बड़ा वैसे ही फिक्स है। तो जो भी है x है उसे घटने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ v की है। तो मेरे प्यारे बच्चे बड़े आराम से बोलेंगे सर आंसर आ गया है म्यू नॉट n1 n2 पाई कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल i R स्क्वायर 3 बड़ा ऊपर
नीचे 4, नीचे बेटा आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, और बड़ा एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अभी वापस 2 बच जाएगा, सॉरी, यहाँ पर बच गया 2 इंटू एक्स टाइम्स डी एक्स बाई डी एक्स बाई बेटा माइनस वी, बड़ा वो वाला माइनस और ये वाला माइनस आपका कैंसिल। एक बार कैलकुलेशन चेक जरूर कर लेना। ये बड़ा आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड आ गया। बड़ा मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा। देखो, अगर x की वैल्यू मैंने 0 रखी तब भी आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड 0 है, क्योंकि ये निपट गया। अगर मैंने x की वैल्यू इनफाइनाइट रखी तो x बहुत 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 बड़ा है, x बहुत 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 बड़ा है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 क्या हो जाएगा, x की पावर 5। ऊपर x है, नीचे x की पावर 5 है, तो नीचे बच गया x रेज़ टू पावर 4। x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो ऑफ कोर्स ईएमएफ आपका बड़ा टेंडिंग टुवर्ड 0 है। इसका मतलब ये वाला जब लूप इन्फिनिटी में था तब भी उसमें ईएमएफ इंड्यूस 0 है, और वही वाला लूप चलते चलते अगर यहां आ जाएगा तब भी ईएमएफ इंड्यूस 0 है। इसका मतलब मेरी ऐसी फीलिंग है कि जैसे जैसे लूप आगे आएगा आगे आएगा आगे आएगा, वैसे वैसे पहले इसके अंदर से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो लगातार बढ़ेगा फिर लगातार घटेगा। पहले ईएमएफ इंड्यूस बढ़ेगा फिर घटेगा। कोई ना कोई एक्स की वैल्यू ऐसे होगी जब आपका ईएमएफ इंड्यूस सबसे ज्यादा होगा। ये एक तरीके से आपके लिए सेल्फ वर्क है, आप कर लेना कि किस एक्स के लिए इस लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो सबसे ज्यादा है। समझदार बच्चों को पता है कि सर ईएमएफ इंड्यूस किस पर डिपेंड कर रही है, एक्स पर, और x की वैल्यू 0 है तब भी ईएमएफ इंड्यूस 0 है, x की वैल्यू इनफाइनाइट है तब भी ईएमएफ इंड्यूस 0 है। तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि इसका मैक्सिमा निकालना है, और मैक्सिमा के निकालने के लिए डी बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0 कर लेना सोल्व। मेरे ख्याल से बेटा x की वैल्यू शायद 2r आएगी। ठीक, सबको करने की जरूरत है बेटा, किसी पास टाइम हो तो ऐसा काम कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए।